देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से संबंधित कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। थर्मल पावर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर चर्चा संभव। कांवड़ यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की सभी दुकानों के लिए लाइसेंस और पहचान पत्र बेहद जरूरी। बिना नाम की चल रही दुकानें बंद कराई जाएंगी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे इलेक्शन। 66,418 पदों के लिए 2 चरणों में होना है मतदान। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही। आज भी 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड से 150 सड़कें बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआती एक बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक है। थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी कैबिनेट बैठक, जहां पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभाग समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। थर्मल पावर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर भी चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत होने वाली है, जहां आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां देवभूमि से जुड़े हुए कई ऐसे बड़े प्रस्ताव हैं जिसको लंबे समय से चर्चा होनी थी, लेकिन बहस कयासबाजी लगाई जा रही थी। उनको लेकर माना जा रहा है कि आज उस बड़ी बैठक में, कैबिनेट बैठक में मुहर लग जाएगी। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। थर्मल पावर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। उसके बाद यहां पर गहनता के साथ चिंतन मंथन का सिलसिला देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि जब ये बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव और कौन कौन से मुद्दे रहे जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में डिस्कशन किया गया। तो बड़ी खबर, देहरादून में आज धामी कैबिनेट की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद धामी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होनी है। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभाग को लेकर चर्चा, प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। जहां आपको बता दें कि थर्मल पावर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी विचार विमर्श का सिलसिला आज की इस कैबिनेट बैठक में देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट बैठक की शुरुआत होने जा रही है, ये बैठक कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, और विशेषकर देवभूमि वासियों के लिए। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 11 बजे से सचिवालय में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और हम देख रहे हैं कि हर बार बुधवार के दिन जो है अब कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें जनता से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और उन पर मुहर भी लगाई जा रही है। चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, पर्यटन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें या अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे प्रदेश के हित में, उन तमाम चीजों को देखते हुए अलग अलग विभागों ने प्रस्ताव तैयार किए हुए हैं। आज भी चाहे हम कृषि विभाग की बात करें, किसानों के हित में किस तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं, उसको लेकर कई सारे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। खेल विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, सभी ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। और आज जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर चर्चा करने के बाद धामी मंत्रिमंडल जो है इन प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी और कहीं ना कहीं जनता के हित में फैसले लेते हुए नजर आएगी। निश्चित तौर पर, लेकिन वो कौन कौन से प्रस्ताव रहने वाले हैं जिसको लेकर आज चिंतन मंथन का सिलसिला इस बैठक में देखने को मिल पाएगा, और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मंथन के बाद मुहर भी लगा देंगे उन प्रस्तावों पर? बिल्कुल, देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि हर विभाग ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हुए। इसमें थर्मल पॉलिसी को लेकर जो है एक प्रस्ताव आ सकता है, जिस पर मंथन करने के बाद उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर भी इस कैबिनेट में जो है चर्चा हो सकती है। कई शिक्षकगण हैं जिनके पदों को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। शिक्षकों ने जो है कई बार शिक्षक निदेशालय का घेराव भी किया, उनके हित में भी कोई ना कोई बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा कृषि विभाग है, उन्होंने भी कई प्रस्ताव तैयार किए हैं कि किसानों के हित में जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर कोई फैसला जो है वो हो सकता है, या फिर किसी नई योजना को मंजूरी जो है वो मिल सकती है जो कि हमारे प्रदेश के हित में काम आए। ऐसे में कई सारे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और इस कैबिनेट बैठक के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आज कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जो है वो किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है और किन प्रस्तावों को इस बार प्राथमिकता जो है वो दी गई है।
ठीक है शुभांगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। आगे और भी खबरें जिन पर आप अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 66,418 पदों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग 2 चरणों में इस दौरान पंचायत चुनाव कराने जा रहा है और इसको लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, जहां पर आज से 5 जुलाई तक शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। तो देखिए किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो यहाँ पर तैयारी है वो देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार और इसके साथ ही राजनीतिक पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है। शुभांगी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, क्या अपडेट कि पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और पॉलिटिकल पार्टी में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरह से जोश है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। लंबे समय से चुनाव जो है वो डिले हो रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से हाल ही में हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक भी लगाई, लेकिन उसके बाद नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया और आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और शाम 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। 5 तारीख तक नामांकन की डेट जो है वो दी गई है। उसके बाद 7 तारीख से इन नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और उसके बाद 10 और 11 जुलाई को जो है सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया जो वो होगी। जो लोग अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो उस दिन ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया इसकी शुरुआत हो चुकी है। बात करें अगर पॉलिटिकल पार्टीज की, तो दोनों ही पार्टी खासकर भाजपा और कांग्रेस जो है अपने तरीके से तैयार है और उनका कहना है कि इस बार हम ही जीत दर्ज करने जा रहे हैं। सभी के जो अपने सदस्य हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये लोग तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस जो है और भाजपा जो है अब अपने अपने प्रत्याशियों का चयन भी करेगी, देखेगी कि किसको जो है अपनी तरफ से सपोर्ट करना है, कौन अपनी पार्टी को जो है जिता सकता है। ऐसे में मंथन लगातार किया जा रहा है, चाहे वो भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो। आज से क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि अब बहुत नजदीक वो दिन है। 2 चरणों में ये चुनाव होना है और कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत डिले हो चुका है, कांग्रेस भी कई लंबे समय से सवाल उठा रही थी कि आखिर क्यों पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन अब लंबे सारी चीजों के बाद, प्रोसेस के बाद अब फाइनली जो है पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और जीत का दावा दोनों ही पार्टीज कर रही हैं। आप देखना होगा कि किसकी जीत जो है धरातल पर नजर आती है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जहां हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आया। साथ ही सूर्यकांत धस्माना की तरफ से कहना कि हम पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सभी प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे, जहां हम नामों के समर्थन का ऐलान भी जल्द ही करेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस देवभूमि में कमजोर श्रेणी में है, लेकिन पंचायत चुनाव में हुंकार भर रही है। हमारी पूरी तैयारी है। हमने अपने तमाम प्रभारियों से, विधानसभा प्रभारियों से, हमारे तमाम जितने महत्वपूर्ण नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे कह दिया है कि वो पर्चा भरवाना शुरू करें। जितने प्रत्याशी हैं सब पर्चा भरेंगे। नामों का समर्थन का जो ऐलान है हम इस दौरान कर लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन आज से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगा। पहले चरण में जौनपुर, प्रतापनगर, जाखनी, धार, धौलधार, इसके साथ ही भिलगना, जबकि दूसरे चरण में कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर और चंबा ब्लॉकों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच 7 से 9 जुलाई की होगी। साथ ही नाम वापसी 10 से 11 जुलाई और चिन्ह आवंटन 14 और 18 जुलाई को होना है। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है, जबकि परिणाम 31 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं मसूरी के छमरौली और फुलैत गांव के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें माला पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से कई लोग खुश होकर पार्टी में आ रहे हैं। सभी ने बीजेपी के नियमों के मुताबिक ही काम करने का वादा किया। वहीं महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। उत्तराखंड के चुनाव अधिकारी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया। महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान होते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महेंद्र भट्ट को मुंह मीठा कराया और उनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। महेंद्र भट्ट ने उन्हें लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।
वहीं महेंद्र भट्ट की एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आंतरिक लोकतंत्र के दावे पर सवाल उठाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान, महेंद्र भट्ट को फिर सौंपी गई कमान। सीएम बोले और ऊर्जा से आगे बढ़ेगा संगठन। कांग्रेस की चुटकी, केंद्र से आई पर्ची से चयन। महेंद्र भट्ट की एक बार फिर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन किया था, जिनके नाम का आज औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया। उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव अधिकारी बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, पार्टी के सांसद, विधायक और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन प्राप्त हुए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसमें और साथ में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए, उसमें केवल एक ही नामांकन प्रदेश के जो अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के लिए प्राप्त हुआ है। मैं उनका नाम आज इस मंच से प्रदेश के अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महेंद्र भट्ट दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले उत्तराखंड के पहले बीजेपी नेता बन गए हैं। एबीवीपी से लेकर बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहने वाले महेंद्र भट्ट ने 1991 से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। महेंद्र भट्ट राम जन्मभूमि आंदोलन और राज्य आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1991 से 1996 तक एबीवीपी में विभिन्न पदों पर रहे। 1997 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश सह मंत्री रहे। 1998 से 2000 तक उत्तरांचल युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रहे। 2000 से 2002 तक उत्तरांचल प्रदेश युवा मोर्चा के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2002 से 2007 तक नंदप्रयाग विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे। 2017 में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 30 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। 2 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बने महेंद्र भट्ट। 1 जुलाई 2025 को दोबारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा होते ही सीएम पुष्कर धामी ने महेंद्र भट्ट का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। महेंद्र भट्ट ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जिस भरोसे के साथ दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। केंद्र नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि नेतृत्व ने पुनः एक साधारण कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया है। मैं लक्ष्य भी समझता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हम घर घर तक पहुँचाने में सफल हों, इसलिए कार्यकर्ताओं का समूह है। हमारी बहुत जल्दी प्रदेश की टीम बनेगी, जिले की टीम बनेगी और जिस भाव के साथ हम केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को नीचे तक पहुँचाते हैं, वही जनादेश का हमारे लिए पक्ष बनता है। और अभी तक उत्तराखंड के जनमानस ने विकास केंद्रित अपना समर्थन दिया है। इस बार भी हम लोग 2027 के चुनाव में विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को भारतीय जनता पार्टी के पुनः प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर अपनी ओर से तथा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वहीं कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का केवल नाटक किया, क्योंकि महेंद्र भट्ट के नाम की पर्ची पहले ही केंद्र से आ गई थी। ऐसे में प्रदेश बीजेपी में किसी ने महेंद्र भट्ट के आगे खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं की। किसी की हिम्मत है? जो दिल्ली से पर्ची आ गई वही तो पर्ची दिखानी थी उनको। दिल्ली से पर्ची आई महेंद्र भट्ट जी की, तो अब क्या हिम्मत थी किसी की? चाहे वो चमोली साहब रहे हों, चाहे ज्योति गैरोला जी रहे हों, चाहे जितने लोग रेस में थे, उनमें से किसकी हिम्मत है कि दिल्ली की आई हुई पर्ची को नकार देगा? ये होना ही था। ये नौटंकी नाटक इन्होंने किया।
गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है। अब महेंद्र भट्ट के सामने मिशन 2027 को फतह करने की बड़ी चुनौती है। इससे पहले बीजेपी को इसी महीने में होने जा रहे पंचायत चुनाव के रण में महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में उतरना है। देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के अपने दूसरे कार्यकाल में महेंद्र भट्ट इन चुनौतियों पर कितना खरा उतरते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नाम के ऐलान के बाद नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने महेंद्र भट्ट को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। साथ ही अजय भट्ट ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और अजय भट्ट ने कहा कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सर, महेंद्र भट्ट जी की आज एक बार फिर से ताजपोशी हुई, हाईकमान ने उनके नाम पर मुहर लगाई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा डिसीजन है। ये भारतीय जनता पार्टी कैसी है आपने देख लिया है कि महेंद्र भट्ट जी, माननीय अध्यक्ष जी ने अपना नॉमिनेशन किया तो कोई नॉमिनेशन के लिए आया ही नहीं, एक किस्म से सर्वसम्मति हो गई। जबकि अन्य संगठनों में लाठियां चल जाती हैं, जूते चलते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तारीफ देखिएगा, गदगद हैं लोग और प्रसन्न हैं लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल तंत्र है, जो उसकी इकाई है, जो उसका मोटो है, उद्देश्य है, उनसे वो सरोकार हैं बिल्कुल, बचपन से लेकर आज तक। कई बार तो वो अध्यक्ष रहे हैं, कई संगठन के काम देखे हैं और आज उन्होंने नॉमिनेशन लिया तो जो आ भी रहे थे उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया, उनका नहीं भट्ट जी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है और कहीं नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे कार्यकर्ताओं का, सर्वसम्मति से हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। और उनके नेतृत्व में आपने देखा अभी विकास कितना ज़बरदस्त हुआ है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एक माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे हमारे माननीय अध्यक्ष जी, और दोनों जवान हैं, दोनों युवा हैं, दोनों में काम करने की शक्ति है। हम निश्चित ये पंचायतों के चुनाव को तो जीत ही रहे हैं और 2027 में भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। सर, जो भी चुनावी प्रक्रिया रही पूरी भाजपा संगठन की, उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि पूरा ढोंग था, नाम पहले दिल्ली से तय था। अब कांग्रेस तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपना घर देखो, जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते, अपने घर को संभालो। तो साफ तौर पर अजय भट्ट जी का कहना है कि जो कांग्रेस है वो अपना घर संभाले, उसके बाद जो है भाजपा पर टीका टिप्पणी करे। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि युवा सीएम और युवा अध्यक्ष दोनों के साथ जो प्रदेश का विकास है वो आगे होगा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आगे का जो चुनाव है 2027 का वो भी जीतेंगे। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। वहीं उत्तराखंड बीजेपी संगठन की कमान एक बार फिर से महेंद्र भट्ट के हाथों में आ गई है। उनके नाम के ऐलान के पहले ही कई नाम ऐसे लिस्ट में थे जिनकी चर्चाएं बहुत तेजी के साथ चल रही थी। किसी महिला चेहरे को प्रदेश की कमान देने की कयासबाजी भी हो रही थी। वहीं आशा नौटियाल, ऋतु खंडूड़ी, दीप्ति रावत, भारद्वाज का नाम तक भी आगे चल रहा था। इस पर क्या कुछ कहना है दायित्वधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट और पार्टी के नेत्रियों का, इसे हिंदी खबर संवाददाता ने बातचीत कर जानने की कोशिश की। भाजपा हमेशा से महिला नेत्रियों को अहम जिम्मेदारी देती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कहीं मलाल नहीं रह गया कि प्रदेश अध्यक्ष कोई महिला होती, क्योंकि आशा नौटियाल जी समेत तमाम महिला नेत्रियों के नाम जो आगे चल रहे थे, लेकिन कहीं मलाल नहीं है आपको कि कोई महिला जो है वो नेत्री अध्यक्ष नहीं बन पाई? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं को भी पूरा संगठन में पूरा 33% का जो हमारे संगठन में रहते ही है पहले से ही है, तो महिलाओं को विभिन्न पदों में, चाहे मोर्चा हो, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें महिलाओं को रखा जाए। महिला प्रदेश मंत्री होती है और महिलाओं का महिला मोर्चा होता है। और जो हमारे जो इस बार आपने देखा होगा संगठन के चुनाव जो हुए हैं उसमें भी महिलाएं, उसमें प्रमुखता के आधार पर महिलाएं रखी गई हैं और कम से कम उस पूरी कार्यकारिणी में महिलाएं जरूर होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो कहीं किसी के मन में तो आप चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं एक महिला जो है वो कभी अध्यक्ष बने? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से हो रहे हैं तो महिलाएं बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगी और मुख्यमंत्री भी बनेंगी, विधानसभा की सदस्य भी बनेंगी, सभी क्षेत्रों में सभी महिलाएं आ रही है। तो निश्चित हमें पूरी उम्मीद है हमारा संगठन सोचेगा इस विषय में। आप क्या कहेंगे इसमें? देखो, आज अगर महिलाओं की बात करते हैं
तो पंचायतों में टोटल महिला ही कर दी है, और चाहे वो पंचायतों में हो, नगर पालिका में हो या फिर जिले में हो, और महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मानदायक भाजपा ही है जो कर सकती है। आप क्या चाहती कि कोई महिला होती अगर प्रदेश अध्यक्ष तो अलग ही बात होती कुछ? नहीं, देखिए पूरी उम्मीद है, और अब अभी आप देख रहे हो कि जब से भाजपा की सरकार है ये महिलाओं को पूरा सम्मान मिला है, और आज महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़कर मिली हैं। आने वाली पंचायत में आप देखो महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होगी। हमारे साथ ही राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में मधु भट्ट जी और भाजपा नेत्रियां, जिनका ये कहना है कि महेंद्र भट्ट जी की ताजपोशी हुई है, वो उनसे खुश है, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भाजपा संगठन है वो महिलाओं को आगे साथ लेके चलते हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में ज़रूर एक महिला प्रदेश अध्यक्ष देखने को ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। बात करेंगे अब हरिद्वार की, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। होटल की आड़ में धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का काला कारोबार चल रहा था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल थाना पुलिस ने HMT होटल में छापा मारकर जिस्म फरोशी में लिप्त 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। जिस्म फरोशी के दलाल दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार का कारोबार करा रहे थे। व्हाट्सएप के माध्यम से ही ग्राहकों से डील तय की जाती थी। साथ ही पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। सिडकुल में आज एक सूचना मिली कि एक होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस सूचना पर ASTU की टीम और थाना सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करी, जिसमें 3 पुरुष व 4 महिलाओं को इस देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, और इसमें जो एक अन्य आरोपी है वो इसमें से फरार है। वहीं 12 सालों बाद होने वाली नंदा राज्य यात्री यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी पुलों का ऑडिट करने का निर्णय लिया है। इस साल 4 लाख यात्रियों के आने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने और आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अब काम करना शुरू कर दिया है। बात करेंगे विकासनगर की, जहां पामटा रोड इलाके में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो हरबटपुर में किराए पर रह रहे थे। इनके पास से करीब 8 लाख रुपए के गहने और 4500 रुपए नकद बरामद किए गए। ये सामान विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र की चोरियों से जुड़ा हुआ है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उनके पुराने अपराधों की जांच कर रही है। तो उत्तराखंड के विकासनगर का मामला, जो कि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से जुड़ा हुआ है, जिसका बड़ा खुलासा पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया। हरबटपुर से 3 चोरों को धर दबोचा गया, जिनके पास से आपको बता दें कि लाखों की जो ज्वेलरी और चोरी का सामान वो बरामद किया और 4500 नकद राशि भी बरामद की गई है। अब बात टिहरी की करेंगे, जहां जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की बैठक हुई है। आपको बता दें क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए जमीन चिन्हित की गई है, जहां जनपद और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जारी है। अक्टूबर तक ज्यादातर काम पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए। बड़ी आपराधिक घटनाओं की जांच अब और आसान हो जाएगी, जहां पुलिस को फॉरेंसिक लैब पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एक नया मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिला है। इसी के माध्यम से पुलिस सीधे घटनास्थल पर जाकर सबूत इकट्ठा करके लाएगी। और एक हालिया कार्यशाला में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुलिसकर्मियों को इस वैन का इस्तेमाल और फॉरेंसिक जांच के बारे में बताया। हर थाने में एक खास जांच किट भी दी गई है, जिससे पुलिस घटनास्थल से सबूत सही तरीके से जमा कर सके।
जो हमारी एडवांस फोरेंसिक लैब की 65 लाख की एक वैन हमें मिली है, जो पूरी तरह से सुसज्जित है, जिसमें सभी इक्विपमेंट भी है, हर तरह के इसमें टेस्ट करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं। जो मोबाइल कहीं भी ऐसे घटनाक्रम होता है, खासकर हीनियस ऑफेंस होता है, ये मौके पर वहाँ जाकर जितने भी हमारे एविडेंसेस फोरेंसिक के होते हैं उसको कलेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी हमने, जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग भी करा दी गई है, और जो नया कानून है उसमें भी ये मैंडेटरी है कि जिस तरह के अगर हमारे हीनियस ऑफेंसेस में खासकर ऐसी जगहों पर फोरेंसिक यूनिट जाएगी, क्योंकि हर जगह पहुंचना एक हमारी लैब से नहीं हो पाता था पॉसिबल। इसको देखते हुए शासन ने इसको उपलब्ध कराया, और मुझे लगता है इसके आने से जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और गुणवत्ता आएगी। टिहरी गढ़वाल में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर थाना घनसाली पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवतार सिंह के पास से 78 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चलते घोड़े खच्चरों पर बोझ पड़ चुका है, खासकर हेली सेवा बंद होने के बाद। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जानवरों के साथ कोई भी बर्बरता न की जाए और मालिक ज्यादा पैसे न वसूले। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में घोड़े खच्चर यात्रियों और सामान की ढुलाई में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने उनकी देखभाल और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। आज भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं, और हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्योंकि बंद हैं तो घोड़े खच्चरों पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोड है कि वो श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिलाने में मदद करें। और हमने अभी भी वही सारे अपने CVOs को, अपने DM के प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को यही हिदायत दी है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो, और घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता और उनकी जान को कोई खतरा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो हरियाणा में 700 शराब की ठेके बंद करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को धन्यवाद देने के लिए पहलवान रविंद्र तोमर हरिद्वार से पैदल यात्रा पर हैं। वो गंगाजल लेकर चंडीगढ़ के CM हाउस जाएंगे। आपको बता दें, रविंद्र तोमर ने कहा है कि सभी को देसी घी दूध खाना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। उनका स्वागत रास्ते में संतों और आम जनता ने किया है। श्री परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने इसे नशा मुक्त हरियाणा की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। देखो, हिंदी खबर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में जब यात्रा आई, हिंदी खबर ने ही कवर किया था। पूरा उत्तराखंड के पत्रकार मीडिया मेरे सामने आ गई हिंदी खबर सुनकर। मैं हिंदी खबर से निवेदन करूँ तो बार बार दिखाते रहे, अच्छे कामों को दिखाए और युवाओं को नशे से मुक्त कराए। हाँ, उत्तराखंड में मैं अब तो जल लेने आया हूँ हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए। मैं दोबारा उत्तराखंड में यात्रा निकालने आऊँ। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का